हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चेफ निशा इनसाइट्स। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप स्टडी भी कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का फर्स्ट पार्ट करा था, जिसके अंदर हमने काफी कुछ पोर्शन कवर करा था। तो आज हम करेंगे लीगल एस्पेक्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो एक सेकंड वो, बस मुझे मैं वॉइस चेक कर लेती हूँ, देन उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का फर्स्ट स्टार्ट करना था। ओके, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो, वीडियो की, ऑडियो की। बस कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं रिजॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल किसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की कौन कौन सी कंडीशंस है ना। तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा था? देखो, हमने बेसिकली मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट पढ़ लिया था, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था, इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जो सेक्शन 10 में 10 एलिमेंट्स दे के थे अपने को, है ना, वो हमने स्टडी कर लिए थे। वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमने स्टडी कर लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, रूल ऑफ कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, ये आज पढ़ने अपने को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। एक सेकंड रुकना, बस मैं आपको ना सिलेबस दिखा देती हूँ एक बार इसका, देन उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, लीगल एस्पेक्ट्स का सिलेबस आई थिंक मैंने आपको दिया हुआ है। हम्म, हाँ, ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने, टेलीग्राम पे चेक करा, मैंने टेलीग्राम पे चेक कर रखा है। ठीक है, उस पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या करा था। लास्ट क्लास में हमने, एक सेकेंड, क्रक्स भी बताया था ना लास्ट में। हम्म, ये रहा एनोटेशन वाली पीडीएफ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। कहाँ तक छोड़ा था मैंने? एक सेकंड रुकना, यहाँ तक छोड़ा था अपने में, एक्सेप्टेंस, है ना। किसी को याद है? यहाँ तक करा था ना मैंने, एक्सेप्टेंस मोड में। ठीक है, यहाँ तक ही करा था हमने। इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है और ऑफर क्या होता है, यहाँ तक हमने करा था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे आज? एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस भी करवा दी थी आई थिंक, हाँ। एक्सेप्टेंस कैसे, नीचे रिवाइज करवा देती हूँ। एक तो ना, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली द पर्सन हुज ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? सहमति। जैसे कि मैं हूं निशा, मैंने राम को ऑफर करा। क्या ऑफर करा? कि मैंने कहा राम, तू मेरे से ना मेरी बुक्स परचेज कर ले। कितने रुपए के बदले? 500 रुपए के बदले। तो अब मैंने ये ऑफर किसको दिया है? मैंने ऑफर दिया राम को। तो एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ राम कर सकता है, ऐसे सीता नहीं कर सकती। सीता ऐसे नहीं कह सकती ठीक है निशा आप मेरे को दे दो, ठीक है राम नहीं ले रहा तो मैं ले लूंगी आपसे, ऐसे नहीं। ये मैंने राम को ऑफर करा था तो राम ही बोल सकता है। तो एक्सेप्टेंस है वो कौन दे सकता है? जिसके लिए ऑफर किया गया है उसके द्वारा दी जानी चाहिए, तभी वैलिड मानेंगे। अगर तो मैं राम को ऑफर दे रही हूँ और सीता से पैसे मांग रही हूँ तो ये बात थोड़ी ना। जिसके लिए ऑफर करा गया वही एक्सेप्टेंस दे सकता है। एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ये क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सेप्टेंस कब वैलिड होएगी? जब वो एब्सोल्यूट होएगी, अनक्वालिफाइड होएगी। मतलब कि एक्सप्रेस फॉर्म में होनी चाहिए, सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। प्रपोजल प्रेस्क्राइब मैनर विच मस्ट बी एक्सेप्टेड, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। ये क्या कहता है? एब्सोल्यूट का मतलब कि डिफाइन की जानी चाहिए, ऐसे हो कि जिसको हम डिफाइन कर सके। अनक्वालिफाइड यानी कि जो इलीगल ना हो। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? कि हम, जैसे हमने बोल दिया जेल के लिए क्वालिफाइड है यानी कि वो अपराधी है, अनक्वालिफाइड यानी कि जो अपराधी नहीं है, है ना, इनोसेंट है। तो ये कहते हैं एब्सोल्यूट है,
एब्सोल्यूट यानी कि एक तो पूर्णतया होनी चाहिए, डिफाइन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दूसरा अनक्वालिफाइड हो जिसको हम गलत घोषित ना करें। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने निशा ने राम को ऑफर करा था कि राम मेरी बुक परचेज कर ले, राम ने बोला हाँ मैं परचेज कर लूंगा, हाँ मैं परचेज कर लूंगा, कोई भी पैसे के बदले नहीं बोला, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर एक्सेप्ट करेगा। मैंने ऑफर दिया था 7 दिन के अंदर अंदर, लेकिन राम ने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि 7 दिन के अंदर बुक परचेज कर लूंगा। निशा ने बोला कि 500 रुपए की मेरे से बुक परचेज कर ले, राम बोला हाँ ठीक है, बस इतना बोल दिया हाँ ठीक है। ना इसने मेरी बुक परचेज करी, ना इसने मेरे को पैसे दिए, ना इतना बताया कि कितने दिन के अंदर अंदर ये बुक परचेज करेगा। तो ये क्या होगी, ये अनक्वालिफाइड होगी, है ना, एब्सोल्यूट नहीं है, इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो बताना चाहिए हमको कि हाँ मैं इस आपने जो भी बोला है ना, जो भी टर्म कंडीशन बोली है, 7 दिन के अंदर अंदर 500 रुपए के बदले आपकी बुक परचेज कर लूंगा। तो ये होगी एक्सेप्टेंस, कौन सी, अनक्वालिफाइड, और कौन सी एब्सोल्यूट, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। कम्युनिकेट मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दो पर्सन तो उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हूँ निशा, मैंने ऑफर करा राम को, सेम एग्जाम्पल लेते हैं बुक का, तो मैंने इसको बोला कि तू मेरे से 500 रुपए के बदले मेरी बुक परचेज कर ले। राम ने सोच लिया हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन जब तक राम मेरे को बताएगा नहीं तब तक मैं उसको बुक कैसे दूंगी। तो एक्सेप्टेंस, ये मेरे ऑफर से सहमत है नहीं सहमत है, ये बात राम को बतानी पड़ेगी, निशा को, है ना। राम बताएगा कि हाँ मैं परचेज कर लूंगा तभी तो निशा बुक भेजेगी ना। तो यही कहता है कि एक्सेप्टेंस है वो बतानी पड़ेगी अपने को, पर जो ऑफर कर रहा है उसको, अगर नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। जैसे कि ए है, ए वो बी से माल परचेज करता है, ए ने बी को बोला कि तू मंडे को ना मेरे पास, मंडे को मेरे पास 500 kg मटेरियल भेज देना, मान लो 500 शूज का मटेरियल भेज देना। तो बी ने सोच लिया ओके ठीक है, वो सोच लिया कि हाँ मैं भेज दूंगा, लेकिन बताया नहीं ए को, तो ए को कैसे पता चलेगा ये भेज देगा, है ना। तो ए तो हो सकता है दूसरे पर्सन से भी बातचीत कर ले, तो एक्सेप्टेंस बतानी पड़ेगी कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। और एक्सेप्टेंस है वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड मोड मतलब कि जो हमने निर्धारित करा है वो, when the mode of acceptance is prescribed in proposal it must be accepted in that manner, but his proposal does not insist on proposal being accepted the manner prescribed after it। एक सेकंड, हाँ, ये कहता है कि अगर कोई ऑफर है, अपने जिस टाइप से करा, जैसे कि मैंने ईमेल ईमेल के थ्रू ऑफर करा था, तो ईमेल के थ्रू ही एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि आप ईमेल आपको करा, ठीक है, जैसे निशा ने राम को ईमेल करा था, निशा ने राम को ईमेल करा था, तो एक्सेप्टेंस भी अगर निशा ने बोला है कि मेरे को ईमेल कर देना अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो तो, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है, और कॉल इस टाइम निशा उठा नहीं पाई, तो फिर एक्सेप्टेंस का पता नहीं चलेगा। तो जो मोड उसने बोला है ना, ऑफरर ने, जो ऑफरर कौन है यहाँ पे, निशा, तो उसी मोड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। if the offerer prescribe acceptance through messenger, offeree send acceptance by email। देखो ऑफरर कौन है, ऑफरर जो ऑफर देता है, जैसे कि निशा, ठीक है, निशा ने क्या बोला था कि अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट हो तो मैसेज कर देना, लेकिन जो ऑफरी है, ऑफरी यानी कि जिस बंदे को हमने ऑफर करा था, जैसे राम, तो उसने क्या करा, ईमेल कर दिया, तो यहाँ पर नहीं एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड मोड जो हमने निर्धारित करा था ना, प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि निर्धारित, निर्धारित मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी गई, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस मान लेंगे नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो बोला था मेरे को मैसेज कर देना, लेकिन इसने कर दी ईमेल। अब ईमेल हो सकता है मैं देखूं, हो सकता है मैं ना देखूं, हो सकता है कि 2 दिन का टाइम दिया था मैंने, 2 दिन के अंदर मैंने ईमेल देखी नहीं, क्योंकि मैंने तो मैसेज का बोला था, इसने ईमेल कर दी। अब 4 दिन बाद में मैं अपनी ईमेल खोल रही हूँ, तब तक तो वो फिर खत्म ही होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल कल शाम को मैंने क्या करा था, कल शाम को मैंने ऑफर चलाया था, फ्लैश सेल चलाई थी फ्लिपकार्ट पे, जिसमें मैंने बोला था कि आज रात को 11 बजे तक तो आपकी पेपर 1 की बुक और पेपर 2 की बुक कम से कम 60% डिस्काउंट पे मिल रही है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर देना। ये बात मैंने बोली किस पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। आप मेरे को कर रहे हो ईमेल, अब ईमेल आपने करी तो मेरे को कहाँ से सपना थोड़ी ना आएगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आप डीएम करते तो मैं आपके मैसेज देख लेती, मेरे को पता चल जाता। अब क्या हुआ ना, 11 तो बज गए, ये थे 30 जुलाई थी, अब मैंने 31 जुलाई को मेरी ईमेल खोली, और तब मैंने देखा कि मेरे को तो सीता ने मैसेज कर रखा है, मेरे को गीता ने मैसेज कर रखा है,
ठीक है, मेरे को राम ने मैसेज कर रखा है कि हमें भी आपकी बुक चाहिए। ठीक है, तो बताओ अब क्या वो ऑफर वैलिड होगा? नहीं होएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ 30 जुलाई तक था, वो भी रात के 11 बजे तक था। ठीक है, तो ऑफर की जो टाइम पीरियड है वो तो खत्म ही हो गया, इसलिए प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए। जो बोला है ऑफर ने कि हाँ भाई इस मोड में होना चाहिए, ऑफरी को उसी मोड में करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट देखो, टाइम। टाइम का भी आपको बताया कि जो भी एक्सेप्टेंस हम स्वीकार करेंगे कोई ऑफर को, तो वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफर खत्म होने के बाद बोले हाँ मुझे लेना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि कल रात को मैंने 11 बजे तक 60% डिस्काउंट निकाल के 410 की बुक कर रखी थी, पेपर 1 की पेपर 2 की, है ना। अब ये था 30 जुलाई को 11 बजे तक, 30 जुलाई को 11 बजे तक। आपको मैंने 29 को ही बता दिया था, 29 जुलाई को, कि आपकी जो ऑफर है फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे वो 60% चल रहा है, आपको 410 की बुक मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने बोला कि आज 30 जुलाई तक रात को 11 बजे तक आप अगर ऑर्डर करते हो तो आपको 410 की बुक मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा ना, आपने पहले तो कुछ करा नहीं, बाद में आप क्या करते हो, 31 जुलाई को बोलते हो मैम मेरे को ना बुक ऑर्डर करनी है, लेकिन अभी ये ना 500-550 की दिखा रहा है। ठीक है, मैं आपकी बुक लेना चाहता हूँ 410 में, तो क्या मैं लूंगी? नहीं लूंगी, क्योंकि ऑफर तो सिर्फ 30 जुलाई तक था, तो टाइम पीरियड खत्म हो गया। जैसे कि आपका पेपर है, आप पेपर देने जाते हो, मान लो आपका 2 तारीख को पेपर है, 2 तारीख को पेपर है, तो आपके पास क्या टाइम है कि 2 तारीख तक आप जाके पेपर दे सकते हो, 9 बजे तक पेपर आप जाके दे सकते हो। लेकिन आप 9 बजे के बाद जाओगे तो क्या आपको एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑफर था वो सिर्फ एक टाइम पीरियड तक था। जैसे मैंने बोल दिया कि इस 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मेरी बुक ऑर्डर करोगे आपको फ्री में मिलेगी, तो 2 घंटे के अंदर अगर आप कर लेते हो ना, ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो ठीक है। अगर तीसरा घंटा हो गया ना, तीसरे घंटे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है टाइम लिमिट होती है ना, उसके अंदर अंदर जितना टाइम दिया उसके अंदर अंदर एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। अगर उसके बाद में इसके पहले दी तो वो वैलिड नहीं होगी। हाय निशा, हाय दीपांशु, समझ आया? तो एक टाइम पीरियड जो दिया गया है उसके अंदर अंदर एक्सेप्टेंस बतानी चाहिए। फिर मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। कई बार क्या होता है, साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। हम कहते हैं ना कि चुप है, इट मीन्स इसने करा होगा ये काम, है ना। हम साइलेंस का मतलब मान लेते हैं हाँ, जबकि जरूरी नहीं साइलेंस का मतलब हाँ ही हो। ठीक है, ध्यान रखना। The acceptance on offer cannot be implied from the silence of offering his failure to answer unless the offeree has in previous conduct indicated that its silence is the evidence of acceptance। ये कहता है कि कभी भी किसी की साइलेंस को हाँ ना समझो। ठीक है, साइलेंस को हाँ मत समझो। अगर कोई बंदा चुप रह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हाँ है। अगर लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि इससे पहले अगर वो बंदा साइलेंट रहा था और उसकी साइलेंस को हाँ माना गया था, उसकी साइलेंस का मतलब हाँ था, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम उसकी साइलेंस को हम हाँ मान सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस कंडक्ट में अगर उसने ऐसा करा था कि वो चुप रहा और उसको हाँ समझा गया था तो अब भी मान सकते हैं, लेकिन बाकी टाइम हम किसी की साइलेंस को हाँ नहीं मान सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं, केस स्टडी है। अंकल, अंकल का नाम है एफ। एफ अंकल ने ऑफर करा बाय हिज नेफ्यू हॉर्स फॉर $30। डॉलर है जो भी है ये, 30 रुपीज मान लेते हैं हम। ठीक है, ये कहता है डॉलर मान लेते हैं, डॉलर 30 रुपीज तो क्या। एक एफ है, एफ अंकल है, उसने ऑफर करा किसके? अपने नेफ्यू को, अपने नेफ्यू को कि 30 रुपए जो है, $30 जो है, रुपए नहीं डॉलर, डॉलर में कर रहे हैं ना, बताती हूँ। जो एफ है, एफ अंकल है, उसने क्या बोला अपने नेफ्यू को कि $30 में तू क्या कर ले, मेरे से हॉर्स परचेज कर ले। इफ ही हियर नो मोर अबाउट इट शैल कंसिडर द हॉर्स माइन एट 30। नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई एफ एट ऑल। ही told his auctioneer B to keep the particular horse of sale. His farm stock is intended to reserve its uncle. By mistake, auctioneer sold the horse. F sued him for convention of his property. Had F could not success, his nephew had not communicated acceptance of it। सीधी सी बात है, इसका एग्जांपल सिखाती हूँ मैं आपको। देखो, एफ था, वो अंकल था। अंकल कहता अपने नेफ्यू को कि तू मेरे से $30 का हॉर्स खरीद ले। इसको सुना नहीं नेफ्यू को, ये चुप रहा। ठीक है, तो एफ ने क्या करा, एफ ने ना ऑक्शनर जो नीलामी करने वाले होते हैं, नीलामी करने वाले होते हैं, उसको अपना हॉर्स बेच दिया।
हॉर्स बेच दिया। अब ये जो नेफ्यू है इसकी ना समझ ली इसने, जबकि इसने तो बोला ही नहीं था। ठीक है, इस हॉर्स बेच दिया। अब ये नेफ्यू है वो अंकल पे केस नहीं कर सकता क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस दी नहीं थी। अगर इसने बोला होता कि हाँ मैं लूंगा, हाँ मैं लूंगा, तो इसके लिए बचा के रखता। और अगर मान लो कि अंकल ने सोचा कि ये चुप है, इसका मतलब ये लेगा मेरे से हॉर्स, ये लेगा मेरे से हॉर्स, फिर वो क्या करता, नीलामी वाले को मना कर देता, इसके लिए वो हॉर्स रख देता, है ना। बाद में जब नेफ्यू है, बाद में जब नेफ्यू हॉर्स लेने से मना कर देता, तो क्या अंकल उस पे केस कर सकता था? नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हाँ बोला ही नहीं था कि मैं लूंगा, है ना। इसने तो, ये तो साइलेंस था, साइलेंस का मतलब हाँ या ना नहीं है, जब तक कि वो बता ना दे। लेकिन मान लो 2021 की बात है, तब उस अंकल ने ना इसको कोई घर दिया था, हाउस दिया था। उसको बोला अंकल ने अपने नेफ्यू को कि मेरा हाउस है वो 20 लाख का ले ले, और ये चुप रहा था। बाद में नेफ्यू ने ना ले लिया था ये हाउस। इट मीन्स इसकी साइलेंस का मतलब पहले हाँ था। तो अब की बार जब ये हॉर्स की बात चल रही है, तब ये नेफ्यू साइलेंस रहा है, तो अब इसकी साइलेंस को हाँ समझा जाएगा। ठीक है, आप वही हो जो ना क्लासेस पर थे। हाँ, मैंने स्टडी करी है वहां से भी, अन अकेडमी से भी करी है मैंने, नव क्लासेस से भी, सारी जगह से स्टडी करी है मैंने। ठीक है, समझ आया। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आप मॉल में गए हो, आप मॉल में गए हो और यहाँ पे पड़ा है लेस चिप्स का पैकेट, लेस चिप्स का पैकेट। अब आपने इस पैकेट को उठा के, ये बास्केट, ट्रॉली वाली बास्केट है, इसके अंदर रख लिया, और यहाँ पे काउंटर पे बैठे थे पर्सन, वहां पे जाके दे दिया, उन्होंने स्कैन करा, आपने पे कर दिया। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब कि समझ, अब जैसे काउंटर पे बैठा बंदा है, इसको समझ आ रहा है, आपने बोला नहीं कि मेरे को चिप्स का पैकेट चाहिए, आप गए, आपने लेस चिप्स का पैकेट लिया, ट्रॉली में डाला, ट्रॉली लेके आप काउंटर पे गए, वहां पे उसको पकड़ाया, उसने स्कैन करके आपने पे कर दिया, वो आ गया। इसका मतलब इम्प्लाइड है, ये चीज तो निहित है कि हाँ अगर आपने एक पैकेट लिया है, ठीक है, तो वो अपने लिए लिया है, यानी कि पैसे पे करने हैं, ये तो आपको खुद से इम्प्लाइड का मतलब होता है जो चीज बतानी ना पड़े, खुद से समझो उसको। ठीक है, इसका वो मतलब होता है हिंदी में निहित। ये चीज तो खुद ब खुद समझ सकते हैं कि अगर आपने लेस चिप्स का पैकेट लिया है, तो आपको मान लो 20 रुपीज का था, तो 20 रुपीज उसको पे करने हैं, आपने पे कर दिया और आप आ गए। एक तो ये हो गया आपने इम्प्लाइड, मतलब कि साफ सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर आप मॉल में गए हो, सामान आपने लिया, तो पैसे पे करने, आपने पे कर दिए, उसने आपको चिप्स का पैकेट दे दिया, वो हो गया एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है कि आप इस चिप्स के पैकेट को एक्सेप्ट कर रहे हो और इसके बदले में हमें पैसे दोगे, है ना। यानी कि मॉल वाला आपको चिप्स का पैकेट देगा और आप उसको पैसे दोगे, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें तो अपने आप समझ आ रही है अपने को कि हाँ अगर हम पैकेट ले रहे हैं, इट मीन अपने को पैसे देने पड़ेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इम्प्लाइड। अगर मैं बोलता कि मेरे को 20 रुपए का चिप्स का पैकेट चाहिए, इसके बदले में मैं आपको 20 रुपए दे दूंगा, है ना, मेरे को चिप्स का पैकेट चाहिए, मैं आपको 20 रुपए दे दूंगा, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट, यानी कि मैंने बोलकर बता दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, है ना। और एक होता है आप गए मॉल में, आपने क्या करा, मॉल में जाके आपने चिप्स का पैकेट लिया ये और खोल के खाने लगे, खाने लगे। आपने कई बार वो रील देखी है, वो पेरेंट्स के साथ एक बच्चा होता है, वो कहता है मम्मी मम्मी मेरे को चिप्स चाहिए, वो कहते हैं नहीं बेटा ये नहीं खाने, है ना। तो वो क्या करता है, वहीं पे खोल के खाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पता है अब खा लिया, अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे, है ना। तो उसने अपने कंडक्ट से, अपने कंडक्ट से यानी कि अपने कार्य से दिखा दिया कि मैंने ये चिप्स खरीद ली। ठीक है, अपने कार्य से दिखा दिया कि मैंने चिप्स खरीद ली, खाई ली, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया इस चिप्स को, यानी कि अगर खा लिया चिप्स को, एक्सेप्ट कर लिया, तो पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 8 एक्ट क्या कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑफ ऑफर्ड। ये कहता है या तो हम कोई चीज को परफॉर्म करके दिखा दे कि हाँ इम्प्लाइड हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, या हम इम्प्लाई अपने आप से समझ आ जाता है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। When a tradesman receive an order from a customer, जब जैसे कि एक सेलर है, ट्रेडमैन है, वो कस्टमर से क्या करता है, ऑर्डर रिसीव करता है,
एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर फॉर सेंडिंग द गुड्स। कस्टमर ऑर्डर फॉर गुड्स कंस्टिट्यूट फॉर ऑफर विच एन एक्सेप्टेड बाय ट्रेड मैनर सेंडिंग द गुड्स इन दिस केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्टर। जैसे कि मेरी आप बुक परचेज करते हो, मेरा एग्जांपल देती हूँ। आपने क्या फ्लिपकार्ट पे गए, आप फ्लिपकार्ट पे जाके आपने मेरी बुक ऑर्डर करी, ठीक है, आपने बुक ऑर्डर करी, इसका मतलब आप मेरे से बुक लेना चाहते हो, आपने मेरे को बोला नहीं, आपने बस ऑर्डर कर दी फ्लिपकार्ट पे, और जो आप ऑर्डर करते हो ना वो मेरे पास आता है, तो मेरे को दिखेगा कि हाँ भाई राम का एक ऑर्डर आया है। इसका मतलब आपने अपने कंडक्ट से, अपने कार्य से दिखा दिया कि आपको बुक चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी ना, मैं राम के ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगी, पहले एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ से लेबल निकालूंगी, लेबल निकाला, फिर मैंने उसको पैक करा, पैक करके मैंने आपके पास सेंड कर दिया। तो आपने अपने कंडक्ट से दिखा दिया कि आपको बुक चाहिए, आपने ऑर्डर कर दिया, अपने काम करके दिखा दिया, और मैंने अपने कंडक्ट से बता दिया मैंने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। यहाँ से ऐसा एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया, लेवल डाउनलोड कर दिया, पैकेजिंग कर लिया, आपके पास भेज दिया, है ना। तो मैंने भी अपने कार्य से दिखा दिया कि हाँ मुझे आपका जो ऑर्डर करना है वो एक्सेप्ट है। ऐसे ही मान लो आप आए, आपने मेरे लिंक पे क्लिक करा, मेरे दिए हुए लिंक पे, बुक के लिंक पे, है ना। तो आपने अपने कंडक्ट से दिखा दिया कि मैम मेरे को आपकी बुक चाहिए, आपने बोला नहीं, है ना। तो मैंने भी आपको बुक दे दी। तो ये क्या होगा, अपने कंडक्ट से दिखाना, ठीक है। आपने ऑर्डर ऑर्डर करा, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, समझ आ गया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये कहता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि कोई भी ऑफर करता है, कोई भी एक्सेप्ट करता है, उसको हम कैसे दूसरे तक बताएंगे। सीधी सी बात है, इस चीज को छोड़ो, मेरी एक लाइन ध्यान रखना, एक लाइन ध्यान रखना। जैसे कि मैं हूं निशा, ये है राम, ठीक है। ध्यान रखना, ये इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक लाइन बताऊंगी, वो ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं कर रही हूँ ऑफर, तो मैं ऑफरर होगी, ठीक है। राम को कर रही हूँ ऑफर, तो ऑफरी हो गया, ये ऑफरी, ठीक है। अब देखो, मैंने राम को बोला कि तू मेरे से ना बाइक खरीद ले 2 लाख की, ठीक है। और आज था मंडे, मंडे को बोला मैंने बोला तेरे पास 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन के अंदर अंदर तू मेरे से बाइक खरीद ले, कितने लाख की, 2 लाख की। मैंने ऑफर करा, ठीक है। अब मैं उनीशा, मैंने राम को ऑफर करा, कब करा मैंने करा था मंडे को, मंडे और ट्यूसडे का टाइम दिया था। तो ध्यान रखना, जो ऑफर की कम्युनिकेशन है, जो ऑफर दिया मैंने, यानी कि ऑफर का कम्युनिकेशन है, वो कब तक कर सकती हूँ मैंने इसको मंडे ट्यूसडे तक बोला। अब राम तक ये बात मान लो, अभी मैंने बोला था 9 बजे, 9 बजे बात बोली थी, ठीक है। तो मैंने बोला कि 11 बजे तक आप ना इस ऑफर को मेरे को एक्सेप्ट कर सकते हो, 11 बजे के बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अभी आपको बताना पड़ेगा ताकि मैं बुकिंग वगैरह कर दूं। तो मैंने मेरी ऑफर की क्या भेजी है आपके पास, मैंने ऑफर आपके पास कम्युनिकेट करा, आपको बताया है, ठीक है। अब राम क्या कर सकता है, राम 2 दिन के अंदर अंदर ना ये काम कर सकता है, यानी कि 11 बजे तक तो मुझे बता सकता है कि हाँ मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और अगर उसको मेरी बाइक लेनी है तो 2 दिन के अंदर अंदर ले सकता है, 2 दिन के अंदर अगर उसने नहीं ली ना, तो वेडनेसडे को ये मेरा ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। तो जो ऑफर है ना, वो भी कम्युनिकेट कब किया जाना चाहिए, एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर, जो हमने प्रिस्क्राइब टाइम बताया उसके अंदर अंदर। और जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है, राम कहेगा कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर होना चाहिए। जो टाइम लिमिट मैंने बताई है कि इतने टाइम तक ये ऑफर है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। एक चीज और कि मान लो मैंने राम को बोला तू मेरी बाइक खरीद ले, ठीक है, तेरे पास 2 दिन का समय। अब मैंने इसको मैसेज भेजा था, मान लो 9 बजे मैसेज भेजा राम को, राम ने अभी तक सीन नहीं करा, राम ने अभी तक सीन नहीं करा। तो राम के सीन करने से पहले पहले मैं इस ऑफर को क्या कर सकती हूँ, इस ऑफर को खत्म कर सकती हूँ, ठीक है। मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर सकती हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। इसलिए जब तक राम ने नहीं देखा ना, तब तक मैं इस ऑफर को खत्म कर सकती हूँ। और ऑफर को खत्म करना उसको बोलते हैं रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब कि ऑफर का खंडन करना, ठीक है। लेकिन अगर इसने सीन कर लिया ना, तो उसके बाद में अब मेरा ऑफर को रिजेक्ट करने का जो टाइम है ना वो खत्म हो जाएगा।
मतलब मेरे पास अधिकार कब तक है, जब तक कि ऑफरी है, जब तक कि ऑफरी ने नहीं देखा हो, जब तक ऑफरी को मेरा ऑफर मिला ना हो, जब तक ऑफरी को मेरा ऑफर नहीं मिला, यानी कि उसने मेरा मैसेज सीन नहीं करा, तब तक मेरे पास ये अधिकार है कि मैं मेरे ऑफर को वापस ले सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर एक बार इसने देख लिया ना, राम ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में मैं मेरे ऑफर को खत्म नहीं कर सकती, फिर तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मान लो राम है, राम ने मेरे को बोल दिया कि हाँ मैं आपसे ना बाइक ले लूंगा 2 लाख की। इसने मेरे पास मैसेज करा 11 बजे, और मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो मैंने मान लो 2 बजे देखा है, तो 11 से लेकर 2 बजे के बीच में राम के पास टाइम है कि वो अपने मैसेज को डिलीट कर सकता है या अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। कब ले सकता है? राम है वो अपनी एक्सेप्टेंस को तब तक वापस ले सकता है जब तक कि उसके एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे पास नहीं पहुंची है। ठीक है, ये वर्ड्स ध्यान रखना, ये एज इट इज पेपर में आते हैं जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ, डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, इसमें थोड़े टिपिकल से वर्ड आते हैं, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, ये वो, तो ध्यान से सुनना कि राम कब तक अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है, जब तक कि ऑफरर के पास में उसकी एक्सेप्टेंस की सूचना नहीं मिली है। ठीक है, हेलो हिंदी क्लासेस, समझ आया? तो अब ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग। पेपर में इतनी बार ऐसे उलझा उलझा के पूछते हैं ना, आपको समझ नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझा रही हूँ, डेली लाइफ के एग्जाम्पल देके। दोबारा से समझाती हूँ, एक बार और ध्यान से सुनना। ठीक है, और साथ में जो टेक्निकल टर्म है वो भी बताते रहूंगी। ये है निशा, ठीक है, ये है राम। निशा ने बोला राम को कि मेरी बाइक जो है वो 2 लाख में तू परचेज कर ले बाइक। ठीक है, ये कौन है? ऑफरर है, जिसने ऑफर दिया है। ये कौन है? ऑफरी है, जिसने ऑफर दिया है, जिसको ऑफर दिया है। ठीक है, ऑफरी। अब बताओ, मैं जो अपना ऑफर है वो कब तक उसको वापस ले सकती हूँ, खत्म कर सकती हूँ, रिवोक कर सकती हूँ। रिवोक मैं तब तक कर सकती हूँ जब तक राम ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, राम ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो देखो, इसकी लैंग्वेज अब ध्यान से सुनना कि ऑफरर है, ऑफरर यानी कि निशा, ऑफरर अपने ऑफर की कम्युनिकेशन को, ऑफरर अपने ऑफर की कम्युनिकेशन को कब तक वापस ले सकती है? जब तक ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार ऑफरी यानी कि राम ने अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफर है वो अपनी ऑफर को वापस नहीं ले सकता। यानी कि निशा है, निशा ने जो ऑफर दिया था ना राम को, जब तक राम देख नहीं लेता उसका मैसेज, राम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक तो निशा ऑफर वापस ले सकती है। लेकिन अगर एक बार राम ने देख लिया, राम ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो निशा अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकती। ठीक है, ऐसे ही अगर राम ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया मान लो, ठीक है, लेकिन अभी तक निशा ने मैसेज देखा नहीं है, तो राम अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक वापस ले सकता है? जब तक निशा ने उसके एक्सेप्टेंस को देखा नहीं है। ठीक है, राम के एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो निशा तक नहीं पहुंचे, तब तक वो अपनी एक्सेप्टेंस को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर एक बार एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन निशा तक पहुंच गई, मतलब ये बात पहुंच गई कि राम ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद राम अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता। आया समझ में? बहुत ईजी है, एग्जाम्पल से ध्यान रखना। तो ये ही बोल रहे हैं। Communication to offer acceptance by act, omission to do something, communication acceptance by conduct, ये तो मैंने बता दिया। अगेंस्ट द प्रपोज एक्सेप्ट, अच्छा ये बताना है आपको। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने ये आपको करवा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो समझ आए ना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस। हम अपने ऑफर की या फिर अपने एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब तक कर सकते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब सीधी सी बात है कि बताना कि मैंने आपको ऑफर दिया था, आपने उसको एक्सेप्ट करा है या नहीं करा। एक बार सीधी सी बात है, अगर आपने कोई चीज एक्सेप्ट कर ली तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, ये बात है इसका मतलब। आगे आ जाओ अब ये क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन टू ऑफर। ये कहता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज द पर्सन whom it is मेड। हम कब बोलेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब कि ऑफर की, मैंने आपको ऑफर करा है, इस बात की सूचना आप तक मिल गई। कब? जब ऑफर के पास में वो चला गया। ये बस टेक्निकल टर्म है,
अगर आप इसका मतलब समझोगे तो बहुत ईजी है। तो इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था निशा और राम का, निशा ने जो ऑफर दिया उसकी सूचना अगर राम तक पहुंच गई तो उसको बोल देंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर के बारे में सूचना, ऑफर के बारे में सूचना कब मानेंगे, पहुंच गई थी जब जिसके लिए हमने, वो मिस मेड, जिसके लिए हमने ऑफर करा था, राम के लिए हमने ऑफर करा था, राम तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है तो ये मानेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया। ऐसे ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस कब मानेंगे, एक्सेप्टेंस की सूचना पहुंच गई कब मानेंगे, जब राम है वो निशा को बता देगा कि मैंने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस की सूचना है वो पहुंच चुकी है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन बाय एक्ट है, ये क्या होता है, would include an expression of words whether written or oral. Written words include letter, telegram, fax, emails, even advertisement. Oral words will include telephone messages. Again communication would include and conduct indirect communication. Also sign, ये कहता है कि हमने अपने एक्ट से दिखा दिया कि हाँ कि आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, आपकी एक्सेप्टेंस है, उसकी सूचना पहुंच गई। जैसे कि निशा ने बोला था राम को कि मेरी 2 लाख में बाइक खरीद ले। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब मानेंगे, ऑफर की सूचना कब मानेंगे, जब राम तक पहुंच गई तब, जिसके लिए हमने ऑफर करा था। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब मानेंगे, जब राम की सूचना है वो निशा तक पहुंच गई कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, है ना। लेकिन एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्ट कब मानेंगे, जब निशा ने जो ऑफर करा था वो राम ने एक्सेप्ट कर लिया और राम ने ना बाइक ले ली और बदले में 2 लाख रुपए दे दिए, तो एक्ट से दिखा दिया कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच में। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, ये क्या कहता है, ओमिशन मतलब कि भूल जाना, ओमिशन मतलब भूल जाना। ये कहता है कि सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट बाय फोरबिडेंस ऑफ पार्ट ऑफ वन पर्सन, कन्वे इज विलिंगनेस और एब्सेंट, साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड कम्युनिकेशन बाय ओमिशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता हाँ या ना। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लो, एक ए ऑफर करता है 50,000 टू बी, ए है वो बी को 50,000 का ऑफर करता है। ठीक है। कि he does not arrive before the court of law as evidence to the cases. ए कहता है बी को अगर तू कोर्ट में एविडेंस के रूप में नहीं जाएगा तो तुझे मैं 50,000 रुपया दूंगा। बी डज नॉट अराइव ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, तो बी है वो कोर्ट में नहीं जाता जिस दिन हियरिंग की डेट थी। हेयर ओमिशन ऑफ डूइंग एन एक्ट अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस, अब यहाँ पे क्या करा इसने, काम को करा नहीं, उसने बोला नहीं कि हाँ मैं नहीं जाऊंगा, बस वो गया नहीं, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। क्यों, उसने अपने काम से, कंडक्ट से ऐसे दिखा दिया कि मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। ये रहा ऑफर बाय एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, अपने काम से दिखा दिया कि हाँ मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। समझ आ गया। अब ये क्या कहता है, इशू ऑफ व्हेन कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट मानी जाती है, एज अगेंस्ट द प्रपोजल, जिसने प्रपोजल दिया यानी कि ऑफर दिया है, और एक एक्सेप्टर जिसके लिए हमने ऑफर करा था। ऑफर यहाँ पे कौन थी, निशा थी, और ऑफर किसके लिए करा था, एक्सेप्ट करने वाला बंदा वो था राम। तो ये कहता है कि कब मानेंगे हम कि कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या एक्सेप्टेंस हो चुकी है, तब जब प्रपोजर है, प्रपोजर क्या करेगा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, when it puts in course of transmission him so as to out the power of acceptor to do the same। ठीक है। when it comes to knowledge of proposal, अब कब मानेंगे हम, अगर ये ध्यान रखना, अगेंस्ट दी प्रपोजर अगेंस्ट दी एक्सेप्टर, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कब, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाती हूँ फिर आपको समझ आएगा। ये कहता है अगेंस्ट दी प्रपोजर, प्रपोजर यानी कि ऑफरर, ओ डबल एफ ई आर ओवर, ऑफरर, ये है एक्सेप्टर यानी कि ऑफरी। ये कहता है कि एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजल के अगेंस्ट कब मानी जाएगी, प्रपोजल के एक्सेप्ट कब मानी जाएगी, तो सीधी सी बात है, निशा, निशा तक एक्सेप्टेंस कब पहुंचेगी, जब एक्सेप्टर क्या करेगा, एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भेजेगा, है ना। प्रपोजल के अगेंस्ट मतलब इसके पास कब पहुंचेगी एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्टर भेजेगा एक्सेप्टेंस की सूचना, है ना। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब मानी जाएगी एक्सेप्टेंस की, तो जब निशा भेजेगी अपने ऑफर की सूचना। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि अगेंस्ट दी ऑफर कब मानी जाएगी एक्सेप्टेंस, जब ऑफरी ने उसको अपने एक्सेप्टेंस की सूचना दे दी, और अगेंस्ट दी एक्सेप्टर कब मानी जाएगी एक्सेप्टेंस,
जब ऑफर ने अपने ऑफर की सूचना दे दी, ठीक है, बहुत इजी है, बस नाम नाम में मिल जाएगा आपको, ठीक है। टेलीफोन फैक्स से भी आप दे सकते हो, स्पेशल कंडीशन से भी आप दिखा सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इतना नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ये देखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, ये कहता है सेक्शन 4 ऑफ एक्ट, communication of a proposal is complete when it's come to knowledge the person whom it is meant as regard acceptance of proposal same view two angles from the viewpoint of proposer from the viewpoint of acceptor। ये कहता है कि परफॉर्मेंस कब मानी जाएगी, परफॉर्मेंस कब मानी जाएगी, जब या तो प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे या एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। प्रपोजर यानी कि निशा, एक्सेप्टर यानी कि राम, ठीक है। ठीक है, वो सारा हो गया जितना इम्पोर्टेंट था। अब ये है इम्पोर्टेंट, एक्सेप्टेंस कब कब कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिवोकेशन यानी कि खंडन कब कर सकते हैं, ऑफर का या एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति देना, ठीक है। ऑफर मतलब कि हमने किसी को ऑफर दिया। तो सेक्शन 4 क्या कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन यानी कि हम अपने ऑफर की, हम अपने एक्सेप्टेंस की स्वीकृति को कब खंडित कर सकते हैं। तो दो अपने पास कंडीशन है। पहला तो अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, पहला तो जो पर्सन जिसने ये ऑफर करा है उसके विरुद्ध यानी कि प्रपोजर के विरुद्ध कर सकते हैं, दूसरा है ऑफरर के विरुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। बताती हूँ आपको कैसे होगा। ये देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। दी बिडर, बिड मतलब बोली लगाने वाला, एट एन ऑक्शन, ऑक्शन में नीलामी में, मे विड्रॉ रिवोक हिज बिड ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑक्शनर एंड फॉल ऑफ हैमर। ये कहता है कि एक बोली लगाने वाला, एक नीलामी करने वाला अपनी चीज को, अपनी नीलामी को तब तक रोक सकता है जब तक कि वो चीज किसी ने खरीद ना ली हो। फॉर एग्जाम्पल नीलामी में एक क्राउन मिल रहा है, क्राउन मतलब ताज मिल रहा है, कितना, 50 लाख का, और यहाँ पे बैठी है सीता, ठीक है। तो और ये है राम, राम नीलामी लगा रहा है कि ये क्राउन कौन लेगा, 50 लाख का। तो जब तक, अब ये अपने ऑफर को कब तक खंडित कर सकता है, कब तक वापस ले सकता है, जब तक कि सीता ने या किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, किसी ने खरीदा नहीं है क्राउन। अगर एक बार इसने खरीद लिया ना, सीता ने बोल दिया कि हम लेंगे 50 लाख का, तो ये राम ऐसे नहीं कह सकता कि ना मैं नहीं दूंगा, नीलामी नहीं करूंगा, मैं तो रोक रहा हूँ नीलामी की प्रोसेस, नहीं। एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गई उसके बाद में राम अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकता। लेकिन जब तक किसी ने बाय नहीं करा है, जब तक किसी ने उसकी बोली नहीं लगाई है, तब तक राम अपने ऑफर को वापस ले सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, ये तो हो गया किसका, ऑफरर का, कि ऑफरर अपने ऑफर को कब तक वापस ले सकता है, कब तक रिवोक कर सकता है, कब तक विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ मतलब वापस, ये एक सेम सेम नाम है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो राम है वो नीलामी कर रहा है किसकी, क्राउन की। अब 50 लाख में सीता है, सीता, सीता कब तक अपने एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब कि स्वीकृति, सीता कब तक अपनी स्वीकृति को रिवोक कर सकती है यानी कि वापिस ले सकती है, जब तक राम ने इसको नहीं सुना। अब जैसे राम तो क्या, एक बार जब तक किसी ने खरीदा नहीं है एक राउंड को, तब तक अपना ऑफर वापस ले सकता है। लेकिन जैसे ही खरीद लिया उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर तो राम को देना ही पड़ेगा। ऐसे ही सीता ने जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करा ना क्राउन को, तब तक तो वो अपनी स्वीकृति वापस दे सकती है। लेकिन एक बार अगर इसने बोल दिया कि हाँ मैं लूंगी 50 लाख का एक क्राउन, फिर अगर वो पीछे हटेगी ना तो गलत बात है, फिर उसको पीछे नहीं हटने देंगे। अब तो तूने स्वीकार कर ही लिया, जब तक उसने स्वीकार नहीं करा था, एक्सेप्टेंस नहीं दी थी क्राउन को खरीदने की, तब तक तो उसके पास अधिकार था कि वो रिवोक कर सकते अपनी एक्सेप्टेंस को, ठीक है। जब तक राम को नहीं पता था कि सीता ने लिया है, लेकिन जैसे ही राम को पता चला कि सीता ने खरीद लिया, उसके बाद में वो पीछे नहीं हट सकती, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल इजी में, ताकि ना आप अपने आप से ये एग्जाम्पल बना बना के कर सको। अगर मैं ये आपको लाइनें रटवाऊंगी ना तो कोई फायदा नहीं है, लाइनें तो आप खुद ही पढ़ लोगे, इतना सारा मटेरियल दे ही रखा है, मेरा काम है समझाना आपको, ठीक है। तो पेपर में ना ये लाइनें ही आती है एज इट इज, उठा उठा के। अब लाइनें तो आप रट रट के जाओगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर मैंने आपको समझा दिया ना तो ये लाइनें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। पोस्ट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीफोन पे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके।
नाउ हम देखते हैं मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये इंपॉर्टेंट है। रिवोकेशन का मतलब खंडन करना। हमारे ऑफर को हम कैसे कैसे खंडित कर सकते हैं, कैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। पहला तो मैं रिवोकेशन का नोटिस दे दूं, मैं नोटिस दे दूं कि मैं अपने ऑफर को वापस ले रही हूँ, खत्म कर रही हूँ। तो जैसे कि ए ऑफर करता है बी को सेल गुड्स 5,000। ए है वो बी को ए है वो बी को 5,000 की गुड्स सेल करने का ऑफर देता है। ठीक है, थ्रू ए पोस्ट, पोस्ट के थ्रू। बट बिफोर बी कुड एक्सेप्ट द ऑफर, ए रिसीव्ड हाईएस्ट बिड ऑफ गुड्स फ्रॉम सी। So A revoked the offer to B by informing B over the telephone send goods to C. अभी क्या बोल रहा है, ए ने बी को ऑफर करा कि तू 5,000 रुपए में मेरी गुड्स खरीद ले, थ्रू किसके, पोस्ट के थ्रू, है ना, डाक के थ्रू। लेकिन क्या हुआ, जब तक अब इसने इसको ऑफर दिया दिया था, ए ने बी को ऑफर दिया दिया था, इतने में सी आ गया। वो बोला मैं तो तेरे से 10,000 का यही सामान खरीद लूंगा। ठीक है, ए ने बोला सी को, सी ने बोला ए को कि मैं तेरे से 10,000 का ये सामान खरीद लूंगा। तो ए ने क्या करा, अभी तक बी ने बोला नहीं था कि हाँ मैं खरीद लूंगा। बी के हाँ बोलने से पहले पहले इसने बोला कि छोड़, अपना ये कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, रिवोक हो गया, मैं तेरी जगह ना सी को माल बेच रहा हूँ 10,000 का। ठीक है, तो बताओ क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक बी ने एक्सेप्ट नहीं करा था। तो जब तक बी एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक ए अपने ऑफर को खत्म करके बी सी को माल बेच सकता है। लेकिन अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया होता, ठीक है, तो वो सी को नहीं बेच सकता था। तो इसने नोटिस दे दिया, ए ने बी को नोटिस दे दिया कि भाई तेरे साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, मैं तो सी को माल बेच रहा हूँ 10,000 का। ठीक है, तो नोटिस दे के इसने क्या कर दिया, अपने ऑफर को रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया। फिर लैप्स ऑफ टाइम, टाइम लिमिट। जैसे कि अब ए ने बोला था कि तू 1 दिन के अंदर अंदर मेरे को रिप्लाई दे देना, तू मेरे से मान लेगा। अब दूसरा दिन आ गया, ठीक है, मंडे को बोला था, ट्यूसडे आ गया, लेकिन अभी तक बी ने रिप्लाई नहीं करा। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा तेरा टाइम लिमिट खत्म हो गया, अब तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, मैं दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो इसने अपने ऑफर को खत्म कर दिया। ठीक है, टाइम के थ्रू भी हो सकता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रोस्क्रीमेंट। अब ये कहता है कि ऐसी कोई कंडीशन थी जो रख के मैंने क्या ऑफर करा था, लेकिन वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी गई, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने ऑफर को वापस ले लेंगे। कैसे, दोबारा समझाती हूँ। जैसे कि सपोज ए प्रपोज करता है सेल हिज हाउस टू बी फॉर 5 लाख रुपीज। अब ये कहता है कि ए है, ए ऑफर देता है बी को कि तू मेरा हाउस खरीद ले। कितने रुपए का? 5 लाख का। 5 लाख का हाउस खरीद ले। ठीक है, 5 लाख प्रोवाइडेड बी लीज हिज लैंड टू ए। और बदले में तू मेरे को ना अपनी जो लैंड है यानी कि भूमि है, वो मेरे को ना लीज पे दे देना, बदले में मेरे को लीज पे दे देना। तो बी क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है लीज द लैंड। बी कहता है मैं तेरे से हाउस तो ले लूंगा, लेकिन तेरे को लीज पे अपनी लैंड नहीं देता। तो ऑफर ए इज रिवोक्ड ऑटोमेटिकली। तो ए का ऑफर है वो ऑटोमेटिक तरीके से ही खत्म हो गया, रिवोक हो गया, क्योंकि ऑफर तो कंडीशन के साथ था कि तू 5 लाख रुपए में मेरा हाउस ले लेना, साथ में अपनी लैंड है वो लीज पे दे देना। ये बोला हाउस तो खरीद लूंगा, लेकिन लैंड लीज पे नहीं दूंगा। तो ए के द्वारा जो ऑफर किया गया तो वो अपने आप खत्म हो गया, है ना, कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी, तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। आया समझ में? फिर है बाय डेथ ऑफ इंसैनिटी। किसी की डेथ ही होगी, मान लो डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंस हो गया, प्रपोजल वुड रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिवोकेशन प्रपोजल बट ओनली इफ द फैक्ट ऑफ डेथ इंसैनिटी कम टू नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर। ठीक है, ऐसे हो सकता है जैसे ए ने बी को ऑफर करा था, ठीक है, कि तू मेरी पेंटिंग बना दे, तू मेरी पेंटिंग बना दे, बदले में मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। अब बी मर गया, ठीक है, बी मर गया, तो ए को चाहे पता चला हो ना पता चला हो, ये ऑफर खत्म अपने आप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑफर अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि ये मर ही गया ना, अब कहाँ से एक्सेप्ट करेगा। काउंटर ऑफर से भी पहला ऑफर खत्म हो जाता है। जैसे कि ए है, ए बेचता है शूज, बी भी बेचता है शूज। एक सेकंड, बैठ डाउन होगी, एक सेकंड। काउंटर ऑफर क्या था? जैसे आप सामान लेने के लिए जाते हो, मान लो आप एक टॉप लेने के लिए गए, ठीक है, 800 रुपए का टॉप आपको पसंद आया, और ये है सीता,
सीता कहता है भैया मैं तो 500 रुपये ही दूंगी। तो वो कहता है कि एक काम करो, आप पाँच, ना आपका ना मेरा, आप 600 रुपये दे दो। तो बताओ, ये 800 रुपये में दे रहा था और ये 500 दे रही थी, तो नया ऑफर काउंटर ऑफर कर दिया तो पहले वाला ऑफर खत्म हो गया ना। हाँ बिल्कुल हो गया, है ना। पहले वाला ऑफर क्या था, 500 रुपये का प्राइस टैग था मान लो ये, या 800 रुपये का प्राइस टैग था। उसके अकॉर्डिंग क्या था देखो, ये 500 800 रुपये का प्राइस टैग था टॉप का, ये थी सीता। ऑफर तो ये था कि जो ये शॉपकीपर है वो कहता है भाई 800 रुपये का टॉप है आप ले लो, सीता को ये ऑफर था। लेकिन सीता ने बोला 800 की जगह मैं तो 600 ही दूंगी। तो इसने क्या करा, इसने जब 600 रुपये का बोला और शॉपकीपर कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं आप 600 में ले जाओ, तो पुराने वाला ऑफर खत्म हो गया। तो काउंटर ऑफर के कारण भी पुराने वाला ऑफर खत्म हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड यूजर मोड, ये आपको मैंने पहले बताया था कि अगर मैंने जिस मोड में बोला था उस मोड में आपने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजी तो भी अपना ऑफर खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था एसएमएस कर देना, आपने ईमेल कर दी, मेरे को पता ही नहीं चला तो वो ऑफर खत्म हो गया। बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, मतलब आपने कोई इलीगल काम कर दिया, इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट था तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्रक्स यहाँ पे दिया हुआ है पूरे पूरे चैप्टर का। तो ये यहाँ से देख लेना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो इनफोर्सिबल बाय लॉ हो। 2H में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 10 में इसके 10 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अगर वो 10 एलिमेंट्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे ऑफर एक्सेप्टेंस की, रिवोकेशन कैसे करेंगे, यानी कि खंडित कैसे करेंगे अपने ऑफर को, वो भी आपको मैंने अभी समझाई है। ठीक है, और ये ऑलरेडी मैं कह रही थी ना मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, देखो पढ़ाया हुआ ही दोबारा पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। चल ये देखो सारे सारे हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, एग्जाम्पल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, एक्सेप्टेंस कैसे होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्रक्स आ गया यहाँ पे, ये क्रक्स है आज की टॉपिक का। आज हमने जो करा है ना वो दोबारा देखो, हम अपने ऑफर और एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक कर सकते हैं, कैसे खंडित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने ऑफर को या एक्सेप्टेंस को। तो टाइम फॉर रिवोकेशन, टाइम पीरियड के कारण टाइम कौन कौन सा होता है, प्रपोजल, जो प्रपोजल जो प्रपोजल करेगा। ठीक है, एक्सेप्टर जो कि एक्सेप्टेंस करेगा। अब प्रपोजल हमने किसी को दिया है, यानी कि ऑफर हमने किसी को करा है, तो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल, ये लाइन एज इट इज पेपर में आती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी बार पेपर में आई हुई है। सेम डिक्टो आती है, एनटीए सेम डिक्टो उठा के देता है यहाँ से। ये क्या कहता है कि हम अपने प्रपोजल को कब तक वापस ले सकते हैं, ऑफर को कब तक वापस ले सकते हैं, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। ध्यान रखना, प्रपोजल कौन था, निशा। अब निशा के अगेंस्ट में कब तक अपना वापिस ले सकती हूँ ऑफर, जब तक कि मुझे राम की एक्सेप्टेंस की सूचना ना मिल गई। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया था कि निशा है, निशा ने बोला कि 5 लाख का घर ले ले, और किसको बोला, बी को बोला। अब बी की एक्सेप्टेंस की सूचना कि इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तब जब तक मेरे पास नहीं पहुंचती ना, तब तक मैं इस ऑफर को क्या कर सकती हूँ, खत्म कर सकती हूँ। तो प्रपोजल को कब तक खत्म कर सकते हैं, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि इसके एक्सेप्टेंस की सूचना, है ना। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब कम्युनिकेशन की एक्सेप्टेंस की सूचना, वो किसके पास नहीं पहुंच पाती है, अगेंस्ट द प्रपोजल, प्रपोजल के पास पहुंच पाती है, निशा के पास पहुंच पाते हैं, उससे पहले पहले आप ऑफर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सेप्टर की बात करें तो एक्सेप्टेंस में बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट द एक्सेप्टर, यानी कि अब ये अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक वापस ले सकता है, जब तक कि एक्सेप्टेंस की सूचना मेरे पास नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले पहले वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर, यानी कि मेरी जो सूचना है वो जब तक इसके पास नहीं पहुंचती तब तक मैं वापस ले सकती हूँ, है ना। आया समझ में। मोड ऑफ रिवोकेशन कैसे हो सकता है, नोटिस देके कर सकती हूँ मैं, टाइम टाइम खत्म हो गया उसके बाद में हम अपने ऑफर को खत्म कर सकते हैं। हमने कोई कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, डेथ होगी किसी की, या फिर काउंटर ऑफर कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, पहले वाला ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन भी आ गया इसमें। एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल बाय लॉ हो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? जो नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ हो, इनफोर्सिबल एट द टाइम ऑफ बोथ द पार्टी, इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नॉट इनफोर्सिबल ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो यही होएगा वॉइड कौन सा होता है? शून्य, यानी कि जो कोर्ट के द्वारा इनफोर्सिबल नहीं होता। एक एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन वन और मोर पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इसको वैलिड भी करवा सकते हैं और वॉइड भी करवा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल बताते हैं, है ना। आपको समझाया था कि वॉइडेबल कौन सा होता है कि एक पार्टी के पास अधिकार है, जैसे कि अगर नाबालिग की शादी करवाई जाती है तो उसके पास अधिकार है कि शादी होने से पहले पहले वो सॉरी शादी होने से पहले पहले वो बोल दे कि मेरे को शादी मंजूर नहीं है। लेकिन अगर वो एक बार शादी कर लेती है उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, वो शादी वैलिड हो जाएगी। उसकी शादी होने से पहले पहले वो रोक सकती है, तब तक वो उसके पास अधिकार है। तब तक उसके पास अधिकार है कि या तो उसको वॉइड, शादी को वॉइड यानी कि इलीगल ठहरा दे, ठीक है, या फिर शादी कर ली तो फिर वैलिड ठहरा दे। तो वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। ये किस में आता है? वॉइडेबल में आता है। ये ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री, इसको क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल लेंगे, कि पार्टी के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके आंसर्स भी है, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। ये रहे आंसर, ठीक है। यहाँ पे समझा भी रखा है कि कैसे कैसे। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अपना मेजर पोर्शन है वो लीगल एस्पेक्ट्स का कवर हो चुका है। आगे हम दोबारा मिलते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरा टेलीग्राम चैनल है JRF निशा इनसाइट्स, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारी PDF मैंने ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइड करवाई हुई है, ठीक है। और मेरी बुक्स भी आप परचेज कर सकते हो। जिसने मेरी बुक्स ली है उनका रिस्पॉन्स अच्छा आया है। इस बार जो जुलाई वाला 2025 में जिसका रिजल्ट आया ना, उनमें से काफी सारे बच्चे को हुआ है, ठीक है। एक और बच्चा था, उसने 1 महीने पहले ही मेरी बुक ली थी और सारी की सारी बुक उसने लगा लिए, सारे PYQ लगा लिए। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया, ठीक है। एक और स्टूडेंट था, उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो, उसने भी मेरी पेपर 1 की पेपर 2 की दोनों बुक ली थी, ठीक है। तो आप भी ले सकते हो और अभी डिस्काउंट चल रहा है, आराम से आप तैयारी को बेटर कर सकते हो। और जिसने मेरी बुक पहले ले रखी है उसको मैं इस जून 2025 वाले PYQ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। बस आज के लिए